नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं उष्मा स्थानांतरण, हीट ट्रांसफर। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि उष्मा स्थानांतरण का अर्थ है कि उष्मा का प्रवाह, उष्मा का स्थानांतरण। देखिए, उष्मा का स्थानांतरण कब होता है? जब दो बिंदुओं के मध्य तापों में अंतर होता है, तापांतर होता है, तो उष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। और देखिए दोस्तों, उष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। उष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इस ब्रह्मांड में होने वाले जितने भी प्रक्रम होते हैं वो सदैव उच्च तल से निम्न तल की ओर होते हैं। जैसे हम ये जानते हैं कि उच्च तल से जल का प्रवाह निम्न तल की ओर हो जाता है। छत पर रखी जो टंकी होती है वहां से पानी नल में अपने आप आ जाता है, क्योंकि पानी का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है। आप ये भी जानते होंगे कि धारा का प्रवाह उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर होता है। तो जो धारा का प्रवाह है उच्च विभव तल से निम्न विभव तल की ओर होता है। इसी प्रकार से हमने ये देखा है कि जो वायु का प्रवाह होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। वायु तभी प्रवाहित होगी जब दो बिंदुओं के मध्य दाबांतर होता है। उसी प्रकार से ही हम यहां पर उष्मा का स्थानांतरण देखते हैं, तो वो सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। उष्मा का प्रवाह होगा तभी होगा जब दो बिंदुओं के मध्य ताप में अंतर हो, तापांतर हो। अब हम बात करते हैं यहां पर इस वीडियो में कि उष्मा का स्थानांतरण कितने तरीके से हो सकता है, उष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं। तो दोस्तों, उष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। ये जो वीडियो है वो थ्योरेटिकल पार्ट का वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास अधिक करेंगे, और जबकि बोर्ड पर कम से कम लिखेंगे। और वैसे यदि इस टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको नोट्स प्रोवाइड अवश्य करवा देंगे इस वीडियो के अंत तक। अब यहां पर देखिए कि उष्मा स्थानांतरण की हमारे पास में है 3 विधियां, चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन क्या है? सर्वप्रथम हम बात करेंगे चालन की। चालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम अब शेयर करते हैं आपके साथ में। देखिए, चालन का मतलब है कि उष्मा स्थानांतरण का ऐसा तरीका जिसमें माध्यम के कण बिना गति किए हुए अपना स्थान छोड़े बिना ही उष्मा का स्थानांतरण कर दें, तो उस विधि को हम कहते हैं चालन। देखिए, एक बार फिर से सुन लीजिए कि उष्मा स्थानांतरण का ऐसा तरीका जिसमें माध्यम के कण या जो पदार्थ है उसके कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, फिर भी उष्मा का स्थानांतरण यदि कर देते हैं, तो उस विधि को हम चालन कहते हैं। अब देखो, चालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोग समझ लीजिए, सुन लीजिए कि चालन के अंदर उष्मा का स्थानांतरण जो पदार्थ है उनके कणों में दोलन गति के कारण से होता है। जैसे मैटर है, इसको इस सिरे और इस सिरे का ताप में अंतर है, इन दोनों के तापों का अंतर है सिरों का, तो यहां से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उष्मा का प्रवाह होगा, उष्मा का स्थानांतरण होगा। और जब उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है तो माध्यम के कणों द्वारा प्रवाहित होती है। माध्यम के कण कंपन करते हैं, दोलन करते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये हमारे पास में कोई मैटर है, हम इसमें ये उसके कण दिखा रहे हैं। ये जो कण हैं, ये माध्यम है या जो कोई मैटर है, पदार्थ है, तो कणों से मिलकर बना होता है। यदि हम इसके एक सिरे को गर्म करें तो ये वाला जो कण है, समझ लीजिए, ये वाला जो कण है इसको ऊर्जा मिलेगी। गर्म कर रहे हैं, इट मींस इसको हम उष्मा दे रहे हैं, इसके इस सिरे का ताप बढ़ जाएगा, इसके इस सिरे का ताप अधिक, इसके इस सिरे का ताप कम। तो यहां से ये वाला जो कण है ऊर्जा पाकर कंपन गति करेगा।
क्योंकि यहां पर ये जैसे ठोस है, तो ये जो ठोस है या जो किसी भी मैटर के अंदर चालन विधि के अंदर कण खुद गति नहीं करता है, दोलन गति करता है या कंपन गति करता है। तो जब ये कंपन करेगा, वाइब्रेट होगा, ऊर्जा मिलेगी, तो ऊर्जा यहां पर कंपन ऊर्जा के रूप में, दोलन गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, और कंपन करने के कारण से ये अपनी जो ऊर्जा है पास वाले अणु को दे देता है। तो ये भी यहां से कंपन गति करने लगेगा, इस तरीके से गति करेगा। तो देखिए ये अपनी संपूर्ण ऊर्जा तो नहीं दे पाता, तो इसकी जो ऊर्जा है वो ज्यादा, इसकी ऊर्जा है वो कम। अब यहां पर जो ऊर्जा इसको मिली, कंपन गति करेगा, और कंपन गति के कारण से अपने पास वाले अणु को भी ये कुछ ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है। तो यहां से ये वाला जो अणु है, इसकी ऊर्जा है ज्यादा, इसकी ऊर्जा है कम, इसकी ऊर्जा और कम, इसकी ऊर्जा उससे कम। तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने इस तरीके से इन अणुओं को दिखाया है कि इनकी ऊर्जा, जैसे यहां पर मैंने थोड़ा सा इसको ज्यादा डार्क कर दिया, इट मीन्स इसकी जो कंपन गतिज ऊर्जा है वो सर्वाधिक, और जैसे जैसे आप इधर चलेंगे ये ऊर्जाएं एक दूसरे को स्थानांतरित करते जाएंगे, बट इनकी गतिज ऊर्जा, कंपन गतिज ऊर्जा सबसे कम, इनकी कंपन गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो देखिए जो चालन विधि है इसमें कण खुद गति नहीं करता, कंपन गति करता है और अपने पास वाले अणु को ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है। और ये जो प्रक्रिया है एक धीमी प्रक्रिया होती है, बहुत स्लोली ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इस प्रक्रिया के अंदर माध्यम के जो कण हैं, जैसे मान लीजिए कि इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य ताप में अंतर है, तो उष्मा इस माध्यम से होती हुई प्रवाहित होगी। तो चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता है। चालन जो विधि है उष्मा स्थानांतरण की, उसमें माध्यम की जरूरत पड़ती है, माध्यम आवश्यक है। जब चालन विधि से उष्मा का स्थानांतरण होता है तो कंफर्म हो गया माध्यम जरूरी है, तो माध्यम का ताप भी बढ़ जाता है। देखिए यहां पर बीच में से, यहां से जैसे इस बिंदु का ताप अधिक, इस बिंदु का ताप अधिक है क्योंकि हम इधर से इसको गर्म कर रहे हैं, यहां का ताप है वो कम है, तो उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, और जब उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है तो माध्यम की जरूरत होती है और माध्यम का ताप भी बढ़ जाता है। इसको क्लियर कर लीजिए, माध्यम का ताप भी बढ़ जाता है। यहां पर आप देखेंगे कि ठोसों में सिर्फ चालन विधि द्वारा ही उष्मा का स्थानांतरण होता है, ठोसों में, और वैसे चालन द्वारा ठोस, द्रव, गैस तीनों में उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, बट ठोसों में सिर्फ चालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। अब यहां पर आप देखेंगे मैं इन कुछ चीजों को शॉर्ट में यहां पर पुट कर देता हूं। क्या है, सबसे पहले तो मैं उष्मा स्थानांतरण की बात करते हैं। तो उष्मा स्थानांतरण का मतलब है कि ऊर्जा का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाह, ऊर्जा जो कि उष्मा के रूप में होती है और का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरण, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो ऊर्जा है उसका स्थानांतरण उष्मा स्थानांतरण कहलाता है। उष्मा स्थानांतरण की विधियां, उष्मा स्थानांतरण की विधियां, तो उष्मा स्थानांतरण की दोस्तों यहां पर हमारे पास में 3 विधियां हैं, 3 तरीके हैं, और जो पहला तरीका है वो है चालन। पहला तरीका है चालन, दूसरा जो तरीका है वो है संवहन, दूसरे जो तरीका है उसको हम कह रहे हैं संवहन, और तीसरा जो तरीका है वो है विकिरण। एक एक करके इन सब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर चालन की, कंडक्शन क्या होता है। देखिए उष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें माध्यम के कण, पदार्थ के कण
बिना अपना स्थान छोड़े उष्मा का स्थानांतरण यदि कर देते हैं तो उस विधि को हम चालन विधि कहते हैं। तो उष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें कण अपना स्थान छोड़े बिना ही उष्मा का स्थानांतरण करें, उष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें कण अपना स्थान छोड़े बिना ही उष्मा का स्थानांतरण करें, उष्मा का स्थानांतरण करें, उष्मा का स्थानांतरण करें, चालन कहलाती है, चालन कहलाती है। इस विधि को हम चालन विधि कहते हैं, चालन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अब इस चालन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने वैसे एक बार तो बता दी है, एक बार चाहे तो आप फिर से समझ लीजिए कि उष्मा स्थानांतरण की चालन विधि में जो पार्टिकल्स हैं, पदार्थ हैं, उनके कणों में पदार्थ के कण कंपन करते हैं और कंपन से ही पदार्थ के कणों में कंपन जब होता है या दोलन जब होता है तो उष्मा का स्थानांतरण होता है। स्वयं अपने स्थान पर एक सिरे से जब ऊर्जा देंगे, उष्मा देंगे, तो दूसरे सिरे की ओर उष्मा का प्रवाह होगा और कंपन से होता है। ये क्लियर कर लीजिए कि कंपन विधि द्वारा होता है, माध्यम के कण स्वयं गति नहीं करते। इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। यह तो सभी विधियों में होता है, यह तो एक सार्वभौमिक सत्य है कि उष्मा चालन ही नहीं, उष्मा का स्थानांतरण ही सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। यह एक धीमी प्रक्रिया है। जो उष्मा चालन है वो अन्य विधियों से काफी धीमी गति से उष्मा का स्थानांतरण करता है, धीमी प्रक्रिया होती है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि उष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा संभव नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे विकिरण विधि, जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और वो निर्वात में भी उष्मा का स्थानांतरण कर सकते हैं। तो चालन विधि द्वारा यदि उष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता है, माध्यम जरूरी है। फिर हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं कि यदि माध्यम की आवश्यकता होती है तो चालन विधि में माध्यम का ताप भी बढ़ जाता है। जब उष्मा का प्रवाह होता है तो माध्यम का जो ताप है वो भी बढ़ जाता है, माध्यम का ताप भी इंक्रीज हो जाता है, माध्यम के ताप में भी बढ़ोतरी हो जाती है। फिर देखिए हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं यहां पर कि चालन विधि द्वारा ठोस, द्रव और गैस तीनों में उष्मा का स्थानांतरण, तीनों में ही चालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। फिर देखिए कि ठोसों में सिर्फ चालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है, सिर्फ चालन विधि द्वारा ही उष्मा का स्थानांतरण होता है। ठोसों में सहवन या जो विकिरण विधि द्वारा है उसके द्वारा उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। ठोसों में सिर्फ चालन द्वारा ही उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है दोस्तों। फिर आगे देखिए कि यदि हम इस द्रव या गैस को गर्म करते हैं, यदि ऊपर से गर्म करेंगे तो यदि वो गर्म हो रहा है तो वो चालन विधि द्वारा ही होता है, चालन विधि द्वारा ही होता है। और देखिए दोस्तों, जो धात्विक चालक होते हैं,
जो विद्युत के चालक होते हैं वो उष्मा के भी चालक होते हैं। एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से सुन लीजिए, जो विद्युत के चालक होते हैं वो उष्मा के भी चालक होते हैं, अर्थात उनमें उष्मा भी प्रवाहित होती है। उसके पीछे रीजन होता है कि जो विद्युत के चालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और उष्मा स्थानांतरण में भी वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। तो दोस्तों ये थी चालन विधि। अब हम उष्मा स्थानांतरण की दूसरी विधि की ओर बढ़ते हैं। दूसरी विधि हमारे पास में है यहां पर संवहन, कन्वेक्शन इसे कहा जाता है। देखिए क्या है। दोस्तों अब हम उष्मा स्थानांतरण की दूसरी जो विधि है हमारे पास में संवहन की बात करते हैं। संवहन, कन्वेक्शन क्या होता है, सेकंड पार्ट है उष्मा स्थानांतरण की दूसरी विधि है। देखिए किसे कहा जाता है कि उष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें उष्मा माध्यम के कणों की गति द्वारा संभव हो, संवहन कहलाती है। देखिए इसको समझेंगे कैसे। जैसे हमारे पास में ये कोई लिक्विड है, ये कोई लिक्विड है और इस लिक्विड को हम गर्म कर रहे हैं, इस लिक्विड को गर्म कर रहे हैं। तो यहां से गर्म करेंगे हम इसको, यहां से हम गर्म कर रहे हैं। जैसे ही गर्म करेंगे हम ये जानते हैं कि उष्मा यहां पर दी जा रही है। जैसे ही पानी ही इसको समझ लीजिए, पानी को गर्म किया जा रहा है, तो पानी के तल में यदि हम उष्मा देते हैं तो हम पाएंगे कि संपूर्ण पानी गर्म हो जाता है, संपूर्ण पानी गर्म हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है वो समझ लीजिए कि यहां का जो पार्टिकल है वो यहां से उष्मा प्राप्त करेगा और ये वाला पार्टिकल है वो ऊपर चला जाएगा। ये क्यों जाता है उसके पीछे रीजन समझ लीजिए कि इनके घनत्व में अंतर आ जाता है, इनके घनत्व में अंतर आ जाता है। गुरुत्व या घनत्व में अंतर के कारण से, गुरुत्व या घनत्व में अंतर के कारण से जो पार्टिकल हैं वो उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर गति करते हैं, जिसकी वजह से उष्मा का स्थानांतरण होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए इस स्टेटमेंट को कि संवहन विधि में माध्यम के कण खुद गति करते हैं, उष्मा का स्थानांतरण कणों की गति द्वारा होता है। और गति का रीजन क्या है, गति का रीजन होता है घनत्व में अंतर या गुरुत्व में अंतर। तो गुरुत्व या घनत्व में जब अंतर होता है तब माध्यम के कण गति करते हैं। देखिए समझेंगे इसको कि यहां का जैसे ही गर्म करेंगे तो यहां के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, ऊर्जा पाकर इनका घनत्व यहां पर कम, तो कम उच्च घनत्व वाले पार्टिकल यहां आएंगे, निम्न घनत्व वाले पार्टिकल यहां जाएंगे। तो ये जो पार्टिकल्स है यहां चले गए, गर्म पार्टिकल्स ऊपर चले गए तो ऊपर का पानी भी गर्म हो जाएगा, जो ठंडे जल के पार्टिकल्स हैं वो यहां पर आ जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा पानी इसी प्रोसेस से गर्म हो जाता है। इस विधि को हम संवहन विधि कहते हैं। तो संवहन का मतलब यह है कि उष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि, उष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि, उष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें, उष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें उष्मा कणों की गति के कारण, कणों की गति के कारण स्थानांतरित होती हो, स्थानांतरित होती हो, संवहन कहलाती है। संवहन कहलाती है।
देखिए दोस्तों, ये जो सहवन है वो दो प्रकार का होता है। सहवन विधि को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है सामान्य सहवन और दूसरा है प्रणोदित सहवन। प्रणोदित सहवन में बाह्य बल लगाकर जो पार्टिकल्स हैं उनको गति करवाई जाती है। हम आपको दोनों तरीके के सहवन समझाएंगे। जैसे हम इसको गर्म कर रहे हैं तो यहां से जो पार्टिकल हैं वो सामान्य सहवन विधि द्वारा यहां से यहां तक जा रहे हैं, यहां वाले पार्टिकल्स यहां आ रहे हैं, संपूर्ण जल गर्म हो जाता है। जैसे हम किसी अन्य मैटर की बात करें जो कि थोड़ा सा इससे गाढ़ा लिक्विड होता है, उसकी डेंसिटी यदि थोड़ी सी ज्यादा होती है, जैसे हम बात करें कि हलवाई अपनी मिठाइयों को तैयार करने के लिए थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट तैयार करता है। ये यहां पर भट्टी में वो आंच लगा रहा है इसमें, और ये कढ़ाई है। अब क्या करता है कि यदि ये जो लिक्विड होता है इस कढ़ाई में जो भरा होता है, इसको यदि हम गर्म करते जाएंगे तो ये जो लिक्विड है वो यहां से इस कढ़ाई से चिपक जाएगा। इस तरीके से चिपक जाता है, हमने अपने घरों में भी देखा है। जब हम सब्जी बना रहे होते हैं तो भी ऐसा हमने देखा है, क्योंकि यहां वाले पार्ट को उष्मा मिलेगी और ये वाला जो पार्ट है वो गर्म होकर इससे चिपक जाता है। अब क्या करते हैं, ऐसा नहीं हो, संपूर्ण भाग है उसको समान रूप से उष्मा मिले, तो इसके लिए हम करते हैं प्रणोदित सहवन का प्रयोग करते हैं। इसको यहां से हिलाएंगे और ऐसे हिलाते ही चले जाते हैं। तो इसको जब ऐसे हिलाते चले जाएंगे तो इसको हम कहते हैं प्रणोदित सहवन। पूरे मीटर को गर्म कर दिया जाता है। हम बाह्य बल लगाकर इसको हिलाते रहते हैं ताकि संपूर्ण भाग में समान रूप से उष्मा का वितरण हो सके। तो बाहर से बल लगाकर यदि कणों को हम गति करवा रहे हैं, देखो यहां पर बाहर से बल लगाएंगे, ऐसे हिलाएंगे तो कण गति करेंगे। तो यह है प्रणोदित सहवन। प्रणोदित सहवन का मतलब है बाहर से आप बल लगा रहे हैं और उस बाहर से बल लगाने के कारण से कण गति कर रहे हैं और उसकी वजह से जो मैटर है उसमें उष्मा का स्थानांतरण होता है। तो बाह्य बल लगाकर यदि कणों को गति करवाई जाए और उष्मा का स्थानांतरण करवाया जाए तो उस सहवन को हम प्रणोदित सहवन कहते हैं। और यदि ऑटोमेटिकली घनत्व की वजह से होता है तो उसको हम सामान्य सहवन कहते हैं। तो सहवन दोस्तों कितनी प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सहवन के प्रकार दो प्रकार हैं हमारे पास में। जो पहला प्रकार है वो है सामान्य सहवन। सामान्य सहवन, सामान्य सहवन के पीछे रीजन होता है कि पदार्थ में घनत्व के अंतर के कारण से और गुरुत्व के अंतर के कारण से सामान्य सहवन उत्पन्न होता है। पदार्थ में घनत्व या हम कह सकते हैं गुरुत्व में अंतर के कारण, कि दो बिंदु हैं और दो बिंदुओं पर घनत्व में यदि अंतर होता है, गुरुत्व में अंतर होता है, तो उष्मा उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर प्रवाहित होता है। उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर उष्मा का जो स्थानांतरण होता है उसको हम सामान्य सहवन कहते हैं। सामान्य सहवन कहा जाता है। तो देखिए, सामान्य सहवन के अंदर भी उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। माध्यम के कण हैं वो खुद गति करते हैं। क्लियर? दूसरा जो प्रकार है प्रणोदित। प्रणोदित का मतलब है बाहर से आप बल लगा रहे हैं, बाहर से बल लगा रहे हैं और बाहर से बल लगाकर माध्यम के कणों का स्थानांतरण कर रहे हैं, जिसकी वजह से उष्मा का स्थानांतरण होता है। बाह्य बल, बाह्य बल लगाकर, बाह्य बल लगाकर कणों को गति कराई जाती है। जो पार्टिकल्स हैं उनको गति कराई जाती है, जिससे उष्मा का स्थानांतरण होता है, जिससे
उष्मा स्थानांतरित होती है, उष्मा का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण। उष्मा का स्थानांतरण होता है। ये जो सामान्य सहवन विधि है उससे हम ये जानते हैं कि जो सहवन है उसकी वजह से गर्म वायु है वो ऊपर और ठंडी वायु है वो नीचे आ जाती। इसको आप समझना कैसे, जैसे हम बात करें किसी मैटर को यदि हम गर्म कर रहे हैं तो उसको नीचे से ही गर्म क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है वो समझ लीजिए कि हम ये जानते हैं। जैसे आपने कभी फील किया होगा कि हम सर्दियों के दिनों में ये हमारे पास में एक बाल्टी है और इसको हम निमंजन जो छड़ होती है, रोड होती, उसके जरिए यदि हम इसको गर्म कर रहे हैं, इसमें मैटर है जल और जल को गर्म कर रहे हैं इस बाल्टी में ऊपर से छड़ लगाकर, तो देखिए क्या होता है, कैसे गर्म होता है। यहां का जो ऊपर वाला पानी होता है वो ज्यादा गर्म होता है और यदि आप पाएंगे कि नीचे वाला जो पानी है उसका तापमान बहुत कम रहता है, बहुत कम, मतलब जैसे ऐसे ये पूरा एक समान रूप से गर्म नहीं होता। जबकि इस विधि से यदि आप नीचे से गर्म करोगे तो ये पूर्णतया एक समान रूप से, इस विधि में पूर्णतया एक समान रूप से गर्म हो जाएगा, इसमें नहीं होता। उसके पीछे रीजन क्या है कि यहां पर जब इसको गर्म करेंगे तो यहां का घनत्व कम हो जाएगा और घनत्व कम हो जाएगा तो ऊपर घनत्व कम घनत्व वाला पदार्थ ऊपर रहेगा, ज्यादा घनत्व वाला नीचे रहेगा। तो पहले से ही ऐसे ही है, घनत्व में जो उच्च घनत्व वाला मैटर नीचे ही रहेगा तो नीचे पड़ा है और कम घनत्व वाला ऊपर है तो ऊपर पड़ा है। तो इसमें सहवन विधि द्वारा संपूर्ण पानी गर्म नहीं हो पाता। तो यहां पर क्या करते हैं, नीचे से देंगे तो इसका घनत्व कम होता तो कम घनत्व वाले पार्टिकल ऊपर, उच्च घनत्व वाले नीचे। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और पूरा संपूर्ण पानी गर्म हो जाता है। जबकि इसमें ऊपर से गर्म कर रहे हैं तो संपूर्ण पानी गर्म नहीं होता। तो ये एक चीज क्लियर कर लीजिए कि उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर उष्मा का प्रवाह होता है और मतलब घनत्व में अंतर के कारण से उष्मा का प्रवाह होता है। और हम ये जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से उच्च घनत्व वाला जो मैटर है वो नीचे और निम्न घनत्व वाला जो मैटर है वो ऊपर होता है। अब देखिए हम अपने सामान्य जीवन में यदि किसी मैटर को गर्म कर रहे हैं तो नीचे से गर्म करेंगे, नीचे से गर्म करेंगे तो नीचे जो गर्म पार्टिकल है वो ऊपर जाएंगे, ठंडे वाले नीचे आ जाएंगे, पूरा पार्टिकल है वो एक समान रूप से गर्म हो जाएगा। यदि किसी को गर्म करना होता किसी पदार्थ को तो नीचे से गर्म किया जाएगा और यदि किसी पदार्थ को ठंडा किया जाना है तो ऊपर से किया जाएगा। तो ऊपर वाली जो ठंडक है वो उसमें वो अपने आप नीचे आ जाएगी क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो अधिक डेंसिटी वाले निम्न डेंसिटी वाले की ओर गति करेंगे। तो किसी जैसे एसी का प्रयोग करते हैं तो वो कमरे के अंदर ऊपरी भाग में लगाई जाती है। इसी प्रकार से फ्रिज में आपने देखा होगा जो फ्रीजर वाला भाग होता है वो फ्रिज में ऊपर ही ऊपर होता है, ऊपर से फ्रिज में जो ठंडा वाला पार्ट होता है वहां से वो पूरा पार्ट नीचे तक ठंडा हो जाता है। और गर्म यदि करते हैं तो नीचे से और ठंडा करते हैं तो ऊपरी भाग से किया जाता है। उसके पीछे रीजन है सहवन। अब दोस्तों हम उष्मा स्थानांतरण की तीसरी विधि की ओर चलते हैं, विकिरण विधि। इस विधि में क्या होता है वो देख लीजिए दोस्तों। उष्मा स्थानांतरण का जो तीसरा तरीका है, तीसरा जो मेथड है वो हमारे पास में है विकिरण विधि। विकिरण में क्या होता है समझेंगे अब। विकिरण, रेडिएशन। देखिए दोस्तों जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है उनको हम विकिरण कहते हैं। या उष्मा का स्थानांतरण करने के लिए कुछ ऐसी त्रिविमीय तरंगें होती है जिसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। उन तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा जो उष्मा का स्थानांतरण होता है उसे हम विकिरण कहते हैं, विकिरण कहा जाता है। देखिए विकिरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो विकिरण के लिए सबसे पहली बात तो यही है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है और उन्हीं के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है।
ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, अर्थात विकिरण विधि द्वारा उष्मा का जो स्थानांतरण होता है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी उष्मा का स्थानांतरण कर सकती है। जैसे सूर्य से जो प्रकाश आता है, विकिरणें आती है, वो निर्वात में से होती हुई ही हमारे तक पहुंचती है, तो इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी संचरित हो सकती है। ये जब किसी पृष्ठ के ऊपर गिरती है तो उसके ऊपर दाब डालती है, जिसको हम विकिरण दाब कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? विकिरण दाब। तो जब विकिरणें किसी पृष्ठ पर गिरती है तो जो दाब पड़ता है, जो बल लगाया जाता है, बल लगता है, दाब उत्पन्न होता है, संवेग में भी परिवर्तन होता है। तो विकिरणों द्वारा सब कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि दाब उत्पन्न होता है, संवेग में परिवर्तन होता है और बल भी लगता है। यहां पर एक चीज समझेंगे कि जो इनकी तीव्रता है वो किस तरीके से बदलती है। तीव्रता का मतलब है इसकी मात्रा, विकिरण की मात्रा। तो यदि आपके पास में विकिरण उत्सर्जित करने वाला कोई स्रोत है, जैसे सूर्य है, बल्ब है या कोई हीटर है, तो वहां से क्या होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तीव्रता घटती चली जाएगी। जो विकिरण विधि द्वारा विकिरणों की जो तीव्रता है वो विकिरणों के जो स्रोत है उससे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो तीव्रता का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विकिरण विधि का कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम गर्मियों के दिनों में, जैसे सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो सीधा गिरता है, तापमान ज्यादा होता है, जो वायु है वो गर्म होती है, लू चलती है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? हम ये मानते हैं अक्सर कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो ही इस वायु को गर्म कर देता है। एक बार इसको समझें कि यहां पर ये वायु के पार्टिकल्स हमने आप लोगों को दिखाए हैं और सूर्य का प्रकाश इस तरीके से ये ऐसे आ रहा है, पृथ्वी पर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सूर्य का प्रकाश है इस वायु के तापमान में कोई बदलाव नहीं करता, अर्थात ये माध्यम में के ताप में कोई परिवर्तन नहीं करता। तो फिर ये वायु कैसे गर्म होती है? तो ये जो वायु है वो सहवन विधि द्वारा गर्म होती है। कैसे? यह है पृथ्वी का पृष्ठ, ये पृथ्वी का पृष्ठ है और पृथ्वी इन विकिरणों की वजह से गर्म हो जाती है। ये हो जाएगी पृथ्वी का पृष्ठ गर्म। तो ये जो वायु है वो यहां से इनके द्वारा चालन विधि द्वारा गर्म होती है, चालन से भी गर्म होती है। तो यहां की वायु जैसे ही गर्म होगी, यहां वाली वायु जैसे ही गर्म होती है, सहवन विधि द्वारा, देखो सहवन विधि द्वारा ये तो जाएगी ऊपर और ऊपर वाली वायु आएगी नीचे। तो इस वजह से पूरी वायु गर्म हो जाती है। तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि सूर्य का प्रकाश जब आता है तो इस वायु को गर्म कर देता है, ऐसा नहीं है। सहवन विधि द्वारा वायु गर्म होती है, उसकी वजह से ही लू चलती है। सहवन विधि द्वारा जो पृथ्वी गर्म है, पृथ्वी गर्म होने की वजह से जो वायु है वो भी गर्म हो जाती है और सहवन विधि द्वारा गर्म होती है, विकिरण विधि द्वारा वायु गर्म नहीं होती। क्लियर हो गया? ऐसे ही हम बात करते हैं जैसे सर्दियों के दिनों में धूप में यदि हम खड़े रहें तो हमें अच्छा महसूस होता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें वो हमारे शरीर पर गिरती है, जिससे हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, हम गर्म महसूस करते हैं। और यदि ये सूर्य की किरणें इस वायु को भी गर्म कर देती, इस वायु को भी उसी ताप पर रखती जिस ताप पर हम हैं, तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता, हमें थोड़ी सी गर्माहट महसूस नहीं होती। हमें गर्माहट तो तब महसूस हो रही है क्योंकि ये जो वायु है वो तो है ठंडी और सूर्य के प्रकाश के कारण से हमारी जो बॉडी है वो हो गई थोड़ी सी गर्म। इस वजह से हमें ज्यादा बेटर फील होता है। ठंडी वायु में हम गर्म खड़े रहते हैं, गर्म हैं, इसलिए हमें अच्छा लगता है। तो धूप में खड़े रहने से हमारा शरीर गर्म हो जाता है जबकि वायु ठंडी ही रहती है। इस वजह से सर्दियों के दिनों में धूप हमें अच्छी लगती है। तो विकिरण विधि में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो ऐसी विधि जिसमें माध्यम के ताप को परिवर्तित किए बिना ही
उष्मा का स्थानांतरण होता है। तो उष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम के ताप को जो माध्यम है उसके ताप को परिवर्तित किए बगैर उष्मा का स्थानांतरण हो, उष्मा संचरित हो विकिरण कहलाती है। उस विधि को हम क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं, विकिरण कहलाती है। देखिए जो विकिरण है इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, यही विकिरणों के रूप में संचित होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या होती है कि इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जैसे विद्युत क्षेत्र तो इस तरीके से कंपन करता है, किसी एक तल के अंदर विद्युत क्षेत्र कंपन करेगा इस तरीके से, और चुंबकीय क्षेत्र है इन विद्युत तल के ठीक लंबवत, जैसे इस तल में ये विद्युत क्षेत्र कंपन करता है तो ठीक लंबवत तल में इस तरीके से इनके एक समान कला में यदि कंपन करें तो उस प्रकार की तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ही विकिरण उत्पन्न होती है, यही विकिरणें होती है, उष्मा का स्थानांतरण होता है। इसके लिए एक चीज समझ लीजिए कि इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, निर्वात में भी गमन कर सकती है। विकिरणों की जो तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती। तीव्रता का मतलब है मात्रा, तो जो विकिरणों की तीव्रता होती है वो विकिरणों की जो स्रोत हैं उनसे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तीव्रता कम होती चली जाएगी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और जब किसी पृष्ठ द्वारा विकिरणों का अवशोषण होता है, जब किसी पृष्ठ द्वारा विकिरणों का अवशोषण होता है तो हमने बताया आप लोगों को अभी, विकिरणें उस पृष्ठ पर दाब डालती है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें विकिरणों से रिलेटेड, और इस वीडियो में हमने देखा उष्मा स्थानांतरण क्या होता है और उष्मा स्थानांतरण की महत्वपूर्ण तीनों विधियों का हमने अध्ययन किया। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपको बता देते हैं कि यदि आप लोगों को इस टॉपिक के नोट्स प्राप्त करने हैं या इस चैप्टर से संबंधित जानकारी लेनी है, कक्षा 11 के संपूर्ण नोट्स यदि आपको हस्तलिखित नोट्स यदि प्राप्त करने हैं तो फ्री में आप ले सकते हैं। आप लोगों को इसके लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप करना होगा, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कीजिए और आप फ्री में कक्षा 11, कक्षा 12 के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।